बनाएगा और उसी के साथ में ही एमसीएल विल बी द नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम घोलप सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, एमसीएल परिवार में, एमसीएल फैमिली में हमारा मिशन है कि हमें इस दुनिया को फिर से एक शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। लगभग 450 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। 350 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर पहले जीव की उत्पत्ति हुई है। तब से लेके आज तक करोड़ों जीव है जो इस धरती पे, इस दुनिया में रहते हैं। वनस्पति है, प्राणी है, पानी में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हवा में उड़ते हैं और इनकी हर तरह की जो जरूरत होती है वो जरूरतों को अखंड, हमेशा के लिए, शाश्वत ओर से पूरा करने के लिए हमारी इस धरती माँ ने, हमारी इस प्रकृति ने एक सिस्टम तैयार किया है। इन सभी जीवों का ख्याल रखने के लिए सिस्टम, व्यवस्था, और इस व्यवस्था का नाम है इकोसिस्टम। इस व्यवस्था का नाम है पर्यावरण। और अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से करोड़ों साल से दुनिया चलती आ रही है वैसे ही वो आगे हजारों लाखों करोड़ों साल चले, तो हमें वो सभी चीजें जिसके वजह से ये पर्यावरण संतुलन आज खतरे में है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, इस सभी चीजों को रिप्लेस करना है ऐसी चीजों के साथ, ऐसे वस्तु और सेवा के साथ जो ना के सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करे लेकिन इस पर्यावरण संतुलन का भी ख्याल रखे। यही हमारा मिशन है। और हमें हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो दुनिया हमें मिली है ये हमारे पुरखों की धरोहर नहीं है कि जो हमें पुरखों से मिली है, विरासत में मिली है। नहीं, ये दुनिया हमने उधार ली है। किनसे? हमारे बच्चों से, हमारे नेक्स्ट जनरेशन से। और ये हमारा कर्तव्य है कि ये हम दुनिया सही सलामत उनके हाथों में सौंपे, ये दुनिया ऐसे ही आगे चले, ये हमारा कर्तव्य है। तो जब भी हम इस बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, जब भी हम एमसीएल में कौन से उत्पादन करेंगे, कौन से वस्तु या सेवा का निर्माण करेंगे, इसके बारे में सोचते हैं, तो एक बात तो तय है, एक बात तो जाहिर है कि ये सभी चीजें ऐसे होंगी, ये सभी उत्पादन ऐसे होंगे कि ये उत्पादनों से हम पर्यावरण संतुलन, इस धरती माँ का ख्याल रखेंगे। ये प्राइमरी हमारा गोल है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको याद रखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि हम जो भी बिजनेस करेंगे, जिस तरीके से बिजनेसेस करेंगे, हमारे इन बिजनेसेस में अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो है हमारे लोग। ये सब जो गलत चीजें हैं उसको रिप्लेस करने के लिए जितने भी बिजनेस करेंगे, उन सभी बिजनेसेस में हमारा केंद्र बिंदु है लोग। जिसके लिए ये बिजनेसेस समर्पित होंगे वो होंगे हमारे लोग। जो ये बिजनेस करेंगे वो होंगे हमारे लोग, वही हमारे बिजनेसेस करेंगे। और जिनकी मालकी होगी हमारे बिजनेसेस की, जो हमेशा इस बिजनेस के हकदार होंगे वो भी होंगे हमारे लोग, हमारे किसान, हमारे गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, ये सभी लोग हैं। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु है, फोकस है। हम जो भी काम करेंगे वो बिजनेस जैसे आज अपने आजू बाजू में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, वैसे नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हर बिजनेस में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर लें। हम देखेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फायदा कराने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस बिजनेस साइकिल में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, अपना योगदान दें। और इसकी बहुत जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके से बिजनेसेस हो रहे हैं, जिस तरह से इनकम का निर्माण हो रहा है, जीडीपी का निर्माण हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में हमारे ये जो कॉमन लोग हैं, हमारे जो गांव में, शहरों में रहने वाले लोग हैं, ये कहीं भी शामिल नहीं है। हर साल आबादी बढ़ रही है, हर साल लोगों की जरूरतें बढ़ रही है। इनफैक्ट हर साल लोगों की प्रति व्यक्ति जो फ्यूल, ईंधन और ऊर्जा का कंजम्पशन है, प्रति व्यक्ति जो खाना है, प्रति व्यक्ति जो अलग अलग चीजें हैं जो हमको लगती है, इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है।
और इसी की वजह से हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ वो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो हमारी जरूरतों को तैयार कर रही है और बेच रही है, वो मुनाफा कमा रही है। तो ये जो कंपनियां हैं उनकी भी अगर आप देखोगे नंबर्स, तो उनका भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी चीजों में हमारी जो जनता है, इन जनता का उनका जो इनकम बढ़ना चाहिए, जिस गति से बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। ये पूरे प्रोसेस में ये बिल्कुल कहीं भी शामिल नहीं है। और यही इसी का जो नतीजा है वो ये है कि हमारे देश में आज की तारीख में इस इनकम को लेके बहुत सारी डिस्पेरिटी है, बहुत सारी विषमता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जितना इनकम हमारा विशाल महान भारत देश बनाता है, 1/3 इनकम सिर्फ 1% लोगों के पास जाता है। 1% लोगों, 1/3। 2/3 जो इनकम है वो पहले 10% जो लोग हैं उनके पास चला जाता है, और 90% लोगों के पास 1/3 इनकम आता है। लेकिन 90% लोगों के पास में से भी जो बचे हुए, जो उसमें से लोअर जो 50% लोग हैं, हाफ, हमारे जो आधे लोग हैं उनके पास 6% से भी कम इतना इनकम है। तो जब हम बोलते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति जो हमारे देश का इनकम है वो 1,80,000 रुपए है साल का प्रति व्यक्ति, तो ये एवरेज है। ये यानी पूरा देश का इनकम डिवाइडेड बाय हमारी जनता कितनी है, वो डिवाइड करके लाया गया है 1,80,000 रुपए पर हेड। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे कि पूरे इनकम का 5.9% हमारे आधे लोगों को मिलता है, तो आप सोचते होंगे कि इन लोगों के पास कितना इनकम होगा। ये लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा ऑन एन एवरेज जो इनकम है उसका सिर्फ 15% उनको इनकम मिलता है। और वही देखते हैं ना हम लोग कि हमारे घर में 4-4 लोग रहते हैं कि जो काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही आदमी कमाता है। एक आदमी कमाता है और उसकी वजह से पूरा घर चलता है, और वो कैसे तो आगे जाते हैं। और यही कारण है कि हम हमारे लिए जो भी बेसिक जो चीजें है, वेल्थ, संपत्ति का निर्माण ही नहीं कर पाते। अभी संपत्ति का निर्माण एक ऐसी चीज है, अपने लिए घर बनाना या कुछ चीज बनाना। अभी इस संपत्ति के बारे में भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 50% से भी ज्यादा संपत्ति किसके पास है? 1% लोगों के पास। 1% लोगों के पास 51.5% इतनी संपत्ति है। और 50 तो छोड़िए, लेकिन 60% लोग जो हमारे देश में है उनके पास 5% भी संपत्ति नहीं है, 4.7% संपत्ति है। हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, वही घर जिसमें 5 लोग कमा सकते, 4 लोग नहीं कमा रहे, एक ही आदमी कमा रहा, वैसे लोग पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे चलता रहता है। और हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि अपना खुद का एक घर हो, हम खुद का एक घर हो, हमारे खुद के लिए कम से कम मेरे नाम से या मेरे इस फैमिली के नाम से कम से एक घर का निर्माण तो हम लोग करें, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज देखेंगे तो बहुत जरूरी है इस सिचुएशन को बदलना। यानी आज जो इकोनॉमी हो रही है, आज जो वस्तु और सेवा का जो निर्माण हो रहा है, जो बेचा जा रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में भी अगर हम अपने लोगों को शामिल करें तो भी पूरे भारत में परिवर्तन आ सकता है। इनकम बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आज जो हमारे सामने हो रहा है, हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो चीजें तैयार हो रही है और बेची जा रही है, उसमें भी अगर हम अपने लोगों को शामिल करें तो भी पूरे भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो हमारा प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो दुनिया का जो प्रति व्यक्ति इनकम है ऑन एन एवरेज उससे बहुत कम है। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनका जो एवरेज है प्रति व्यक्ति इनकम का साल का, वो हमारे इनकम से 6 गुना है। यानी हमारा जो इनकम है वो पहले से आपने देखा कि उसमें बहुत विषमता है, उसके 6 गुना है ग्लोबल एवरेज। यानी कितना काम हमें करना है। हमारे जो लोग हैं 60, 70, 80% जो उनका इनकम बहुत कम है, उनको तो नॉर्मल हमारा जो इंडियन का एवरेज उसमें लेके जाना है, लेकिन ग्लोबल एवरेज में जब लेके जाएंगे तो उसका क्या होगा। आज हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.5% है दुनिया की, जब हमारा प्रति व्यक्ति इतना इनकम है। अभी चाइना का पॉपुलेशन से हमारे जैसा ही है, चीन का पॉपुलेशन हमारे जैसा है, और उसका प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो इनकम ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज इतना ही है। अभी वो ग्लोबल एवरेज उसका इनकम है, इसलिए उसकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन है।
हमारे $3.5 ट्रिलियन और उसकी $20 ट्रिलियन, उसकी इतनी ज्यादा है, उसका प्रति व्यक्ति इनकम ग्लोबल एवरेज के तरफ। तो उतना हमें करना है, और इतना इतना गैप हमारे देश में आज हमारे सामने। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये बार बार मैं आपको सामने रखता हूं, इन चीजों के बारे में ज्यादा फिक्र करने की वैसे जरूरत नहीं। ऑफकोर्स सेंसिटाइज करने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि क्या करना है, लेकिन ये डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्यों हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल हमारे पास वक्त ही नहीं है सब कुछ करने के लिए। हमें तो पूरा फोकस करना है हमारे बिजनेसेस के ऊपर। और एक चीज मुझे हमेशा और हमको मिलके पूरे भारतवासियों को बतानी है, सिर्फ बतानी नहीं है, हमको करके दिखाना है कि हम सभी का जन्म एक दुनिया के सबसे अमीर ऐसे देश में हुआ है। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, उसको प्रकृति ने अपने हाथों से बनाया है। हमारा जो देश है उस तरीके से उसके पर्वत, ऐसे पहाड़, ऐसे नदियां, ऐसी मिट्टी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो। तो ये जो रिसोर्सेस है, ये जो चीजें हैं, जो कुदरत ने हमारे ऊपर इतना जो फेवर किया है, इसकी वजह से पूरी जो इतिहास है, उस इतिहास में 95% ऑफ द टाइम हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। और वही रिसोर्सेस, वही सब कुछ, वही पोटेंशियल आज भी हमारा है। तो जो कुछ आगे की अभी हमारे सामने है, जो परिस्थिति है, उससे ज्यादा कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम फिर से वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेस है, वो कुदरत का आशीर्वाद है। और इसीलिए हमारा वो लक्ष्य है कि हमें फिर से उस इकोनॉमी का निर्माण करना है। ये सिर्फ असमानता, असंतुलन, इसको तो घटाना ही है, लेकिन हमें वहां जाना है जहां हमारी काबिलियत है। और हमारी काबिलियत, हमारे देश की काबिलियत है कि दुनिया के लिए फिर से हम 30 से 35% तक जीडीपी बनाए। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, यानी किस तरह हम एक काम करेंगे। हम अभी कह रहे हैं कि हमारी आज की परिस्थिति ऐसी है, इतने लो लेवल पे हमारा इनकम है, उसको नॉर्मल ग्लोबल एवरेज और उसके आगे लेके जाके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर बननी, तो एक्चुअली कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और अगर ये बात पूरे देश के लिए सही है, तो मुझे अपने गांव में क्या करना होगा, मुझे अपने तहसील में क्या करना होगा, मुझे अपने शहर में क्या करना होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस को अच्छी तरह से समझते हैं। अभी इस प्रोसेस में पहला कदम जो है, पहला चरण जो है, वो क्या है। तो पहला चरण यह है कि आज हमारे सामने ये जो इकोनॉमी चल रही है, आज हमारे सामने ये जो बिजनेसेस हो रहे हैं, वस्तु सेवा का निर्माण हो रहा है और बेचा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं जिस शहर में रहता हूं, मैं जिस तहसील में रहता हूं, मेरे लोगों के साथ आज कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूं। आज कौन सी ऐसी उत्पादन है जो मेरे लोग तैयार कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। कौन सी वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से मैं आज जो कस्टमर को चाहिए वो दिला सकता हूं, हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन इस बिजनेस में बढ़ा सकता हूं। तो आज वो हमारे तहसील में वो जो गैप है, वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो ऑप्शन है कि जहां इमीडिएटली आज से हम शुरुआत कर सकते हैं, उसके साथ शुरुआत करनी है। और उसके किससे शुरुआत करनी है, तो जो भी कैपेसिटी आज अपनी है, जितने भी लोग हैं जो वो कर सकते हैं, उनके पास जो कुशलता है, जो काम वो कर सकते हैं, बस उसके साथ कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, पहले उसके साथ शुरुआत करना, इमीडिएटली आज से शुरुआत करना। और एक बार अगर आपने उस बिजनेस को शुरुआत की, उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, तो फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाना, ये दूसरा चरण होगा। लेकिन उस दूसरे चरण के पहले ही ये पहला जो चरण है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे ऑप्शन, ऐसे गैप्स कि जिसमें हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं हमारे लोगों के साथ, जो तैयार करेंगे और हम लोग बेचेंगे। तो इस चीजों के साथ कौन से बिजनेस कर सकता हूं, उस बिजनेस एक बार आपने फाइनल किया तो उसको एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। उसको अच्छी तरह से समझना, सीखना और उसके हर पहलू को एस्टेब्लिश करना। यानी हम जो उत्पादन करेंगे वो कैसे होगा, कौन सी जरूरतों को वो पूरा करेगा, वो उसको किस तरह से हम पैकेजिंग करेंगे, कस्टमर्स को देंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कैसे होगा, कस्टमर्स को उसके साथ कौन सी जरूरतें हैं, सेवाएं हैं जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, कैसे उसका इकोनॉमिक्स होगा, इन सभी चीजों का, रॉ मटेरियल के लिए क्या करेंगे, इन सभी चीजों के ऊपर सूक्ष्म पढ़ाई, अभ्यास, लर्निंग, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अभी, तभी हम बहुत ही फास्ट एक्सपांड कर सकते हैं। और यही तरीका है कि मैकडोनल्ड जैसा एक सिंपल दुकान
जो ऐसा एक बर्गर बेचता है जो आज की तारीख में 38,000 उसने आउटलेट किए है, और दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी। वही अगर आप देखोगे तो हमारे सामने हमारे शहरों में, तहसीलों में ऐसे भी एग्जांपल्स है कि एक दुकान वो बहुत अच्छा उन्होंने चलाया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जब एक्सपेंशन की बात आती है वो बिजनेस नहीं कर पाते। एक दुकान के ऊपर, एक आउटलेट के ऊपर वो ज्यादा कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं की होती। वैसे अभी छोटी भी दुकान हो, नहीं तो सीसीडी जैसा एग्जाम्पल भी हमारे सामने जो ये कर नहीं पाए। तो हमें इस पहले प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करना है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और फिर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जो चरण है वो होगा कि हमें इस उत्पादन को कॉर्पोरेट जैसा बनाना है। जिस तरह से आज की तारीख में बाकी की कंपनियां माल तैयार कर रही है, बेच रही है, तो उसी तरह फिर नेक्स्ट चरण में जाना होगा। तो आपको अगर लगेगा कि इस चरण में जैसे कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी का उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, क्या हम कर पाएंगे? तो ऑफ कोर्स कर पाएंगे। जिस भी सेक्टर में हम लोग काम करेंगे, उस सेक्टर में इस फेज में आज की तारीख में जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी प्लांट एंड मशीनरी, जो भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोजेक्ट लगाती है, वैसे ही हमें लगाने पड़ेंगे। हमें सेम वैसे काम करना पड़ेगा जैसे आज की तारीख में अमूल कर रही है। अमूल में 32 लाख खेडूत, 32 लाख है। हर किसान अपनी तरफ से दूध बनाता है, दूध तैयार करता है, और उसका संकलन अमूल करती है। लेकिन उस संकलन करने के बाद दूध का जो प्रोसेसिंग होता है, आगे की बाकी के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो वैसी होती है जैसे नेस्ले की होगी या बाकी की कोई भी किसी भी कंपनी की होगी। बस ऐसे ही काम हमें हर एक उत्पादन में हमारे लोगों के साथ करना है। अभी इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखो, इसमें क्या होता है कि अमूल में आज 32 लाख खेडूत या 32 लाख किसान हैं, और हर किसान यहां एक उद्योजक जैसे काम करता है। अभी उसका काम क्या होता है, उसका फोकस क्या होता है कि मेरे पास 2 गाय है, 2-3 जो गाय है, भैंस है, कैसे मैं इसका उत्पादन बढ़ाऊं, कैसे मैं 2 से 5 करूं, क्योंकि मुझे जितना भी दूध मैं तैयार करूं मुझे तो गांव में ही देना है। अमूल ने क्या किया है कि हर गांव में एक संकलन केंद्र की शुरुआत की है। तो उससे वो विश्वास किसानों को बनता है कि मुझे अगर जितना ज्यादा मैं तैयार करूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं बेचने के लिए, मुझे ही बेचना अपने गांव में। दूसरा, अगर इस किसानों को 2 से 5 गाय भैंस करनी है, तो उसको जो भी जरूरत, गाइडलाइन, मार्गदर्शन होता है वो अमूल करती है। अगर उसको किसी लोकल बैंक से कर्जा दिलवाना है तो वो दिलवाती है। उसको अगर ये गाइड करना है कि आपको कौन सी नस्ल की गाय या भैंस लेनी चाहिए, तो वो उसको बताता है। वहां कोई बीमारी वगैरह होती है तो उसका ख्याल रखता है। वैसे ही सेम काम हमें हर ग्राम पंचायत में और हर म्युनिसिपल वार्ड में एमवीपी और एमयूपी को करना है। आप भी जिस ग्राम पंचायत में एमवीपी उद्योजक हो, आपको अपने किसानों के लिए बस वैसी व्यवस्था का निर्माण करना है। आज नेपियर ग्रास में हम देखते हैं कि हम नेपियर ग्रास में उनको बताना है हमको कि कौन से आपको सैपलिंग लेने चाहिए, कौन से बीज लेने चाहिए। इनफैक्ट पहले हमें अपनी नर्सरी तैयार करनी है, नर्सरी में वो सैपलिंग तैयार करके उन्हें देने हैं, और ये भी बताना है, डेमो बताना है कि देखो इस तरह से आपको नेपियर ग्रास करना है, उसकी खेती करनी है, वो उसको हम लेंगे। और एक जैसा नेपियर ग्रास में है वैसे ही आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वैसे ही पशुपालन हो, वैसे ही बाकी की जो चीजें गांव में हो सकती है वो सब करके दिखा के किसानों को वो सपोर्ट करना है। और वैसे ही शहर में करना है। शहर में भी आपको मार्गदर्शन करना है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सी चीजें आप करा के दीजिए, हम उसको खरीदेंगे। किस तरह करनी है, क्या करनी है, अगर उसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी संस्थाएं, गवर्नमेंट की संस्था है, जो इस ट्रेनिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। बस यही काम अमूल जैसे काम एक सेक्टर में करते, वैसे हमें काम बहुत सारे सेक्टर में करना है। आज की तारीख में अमूल सिर्फ दूध के उस सेक्टर में 70,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 70,000 करोड़ का माल तैयार कर रही है और बेच रही है अमूल। तो सोचिए हम मिलके क्या कर सकते हैं। एमसीएल परिवार में सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं, सिर्फ बायोफ्यूल्स की हम लोग बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो ईंधन और ऊर्जा का है, और उससे भी बड़ा अगर हो सकता है तो फूड का है। हर तरह का फूड जो हम अपने लोकली बेच सकते हैं, दुनिया में बेच सकते हैं, ऐसा तैयार करने जाएंगे। हर सेक्टर को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में अमूल जैसा काम करेंगे तो क्या पोटेंशियल है। जब इको फ्रेंडली चीज की बात आती है तो इको फ्रेंडली, इसमें तो पेट्रोकेमिकल के अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम सब लोग मिलकर सिर्फ पेंट में काम करें, ऑर्गेनिक पेंट, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड तैयार करें ऑर्गेनिक पेंट्स का। और वो पेंट्स कहां से तैयार होगा, तो हमारे गोबर से। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारे उत्पादन है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है।
जो हम कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं। और बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सभी मिलके, सभी तहसील की जो कंपनियां हैं, उद्योजक है, वो एक दूसरे के साथ सहकार में काम करें। अभी जम्मू कश्मीर में वो लोग जो है वो एक्सपर्ट है पशुपालन में, वो पशुपालन से एक अच्छे वस्त्र बना सकते हैं, अच्छा वूल बना सकते हैं, जो पूरे भारत में हमारे अलग अलग एमबीबीएस को देके हम लोग बेच सकते हैं। वैसे तमिलनाडु का अगर कांचीपुरम है तो हम हर जगह उसको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा तहसील हो कि जो पूरी तरह से ग्रामीण हो, लेकिन मैक्सिमम बायोफ्यूल्स उसमें तैयार होता हो, तो ये मैक्सिमम बायोफ्यूल्स फिर हम लोग मिलकर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई हर जगह जाके बेच सकते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव है, ये जो सहकार है, आने वाले चरण में होगा। और नेक्स्ट जो विषय होगा, नेक्स्ट जो चरण होगा, वो है ग्लोबल प्रेजेंस। आज की तारीख में जैसे हमारे देश में बाहर की कंपनी आके यहाँ माल बेचती है, हम जाके बेच सकते हैं, पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे जाके बेच सकते हैं। नेस्ले अभी छोटे से देश से है, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, वहां की नेस्ले कंपनी है। ठीक है, आप देखा ना, हर मैगी का कितना बड़ा बिजनेस, कितने बड़े उनके चॉकलेट्स के सभी के बिजनेस है। जापान कितना छोटा देश है, लेकिन उस देश में रहने वाले जो कार कंपनीज है, हमारे देश में लाखों करोड़ों का वो बिजनेस कर रही है। वैसे काम हमें करना है नेक्स्ट फेज में। तो हमारे हर सेक्टर जो अगर आप देखोगे ना, तो उस सेक्टर में ऐसे ही काम करना है। जैसे अभी हमने शुरुआत की ना कि आज की परिस्थिति और बनना है बिगेस्ट इकोनॉमी, तो ये हर सेक्टर में बस ऐसे ही ये काम होगा। तो सबसे पहले बायोफ्यूल्स की शुरुआत है। जैव ईंधन में हम एक प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे, एमकोल या एमसीएनजी। अभी इस एमकोल प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो ये पहला प्रोजेक्ट है ना आपका, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी, बहुत सारा सीखना है। लर्निंग ट्रेनिंग के लिए ये प्रोजेक्ट समझिए आप, कि मुझे रॉ मटेरियल के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, रॉ मटेरियल के लिए कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जो फिर प्रोडक्ट में अच्छी तरह से काम आएगी। बाद में मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग मशीनरीज क्या है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का कैसे करेंगे, कौन सी दिक्कतें आती है, कौन से चैलेंजेस होते हैं, किस तरह का बैकअप हमें करना है। ब्रिकेट्स प्लेट तैयार करेंगे और ग्राहकों को देंगे, तो ग्राहकों को क्या चाहिए, उनको प्लेट चाहिए, उनको किस तरह से चाहिए, वो हमें कैसे देना पड़ेगा, उसकी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ये सब हमें इस पहले प्रोजेक्ट में करना है। इनफैक्ट इस पहले प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन लोगों को साथ कनेक्ट हो। इसलिए हम अभी आने वाले दिनों में एमकोल को पिलेट्स में और एमस्टो देने वाले, कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो, उनका एलपीजी को रिप्लेस करें। लेकिन 43% ऐसे लोग हैं हमारे पास जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनकी भी एक सेवा इससे हो सकती है। तो एक बार ये होने के बाद, एक प्रोजेक्ट अच्छी तरह से समझने का, फिर आपको एक्सपेंशन बहुत इजी आसान हो जाएगा। जब अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप मैनुअल तैयार करेंगे, एसओपी तैयार करेंगे, सिस्टम तैयार करेंगे, तो एक बार सिस्टम तैयार होगा ना, तो आगे के अगर 10 प्रोजेक्ट भी करने हैं तो बहुत आसानी से आप करेंगे, मार्केट से बेहतर करेंगे और फास्टर करेंगे, कॉम्पिटिटर से बहुत फास्ट, जैसे डीमार्ट कर रहा है, जैसे बाकी की ऐसी कंपनी कर रही है जो इस तरह काम करती है। और फिर हमें पोटेंशियल तक जाना है। हमारे तहसील में जितने भी ग्राम पंचायत है, उस हर ग्राम पंचायत में एक बायोकोल, एक एमकोल और एक सीएमजी इसके प्रोजेक्ट लगाने, और ये पूरा जैव ईंधन जितना हमारे तहसील में तैयार होता है उस पोटेंशियल तक जाना है, कॉर्पोरेट जैसा काम करना है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे एक उस एमकोल प्रोजेक्ट के साथ, एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ। दूसरा जो सेक्टर है उसमें भी आज ही शुरुआत करनी है। दूसरा सेक्टर क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो भी फसल आएगी उसमें हम लोग अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको बेचेंगे। हमारा दूसरा है जो हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं, लेकिन आज इसकी शुरुआत करनी है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स कैसे बेचे जाते हैं, तो मैक्सिमम जगह पे अगर आप देखोगे, आई मीन, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल है, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो कैसे बेच रही है आज, तो 100% ऑर्गेनिक सब्जियां, फल, चीजें, वो ऐसे बेचने के लिए उन्होंने बड़े बड़े मॉल खड़े किए। ऑर्गेनिक मॉल तो एकदम हाई फाई मॉल अगर आपको दिखाई देंगे, और वहां अगर आप जाओगे तो किसी भी चीज की जो कीमत होती है ना, तो नॉर्मली अदरवाइज जो चीज होती है उससे 2 गुना होती है, कभी कभी 3 गुना होती है। अभी ऐसे जगह पे, ऐसे ऑर्गेनिक फूड में मॉल में कौन जाएगा? हमारे जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल जो जनता है, वो कैसे जाएगी, क्योंकि इतने महंगे होते हो। इसलिए ये जो पूरा ऑर्गेनिक फूड का जो आज की तारीख में मार्केट चल रहा है ना, ये सब अमीर लोगों के लिए है। अभी जैसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि वैसे ही है, वही जाते हैं, वही अफोर्ड कर सकते हैं।
और वो व्यवस्था भी कैसे की है कि हमें जाने से ही डर लगे अंदर। 100% ऑर्गेनिक। हमें आज इमीडिएटली इसके ऊपर काम शुरू करना है, ये बिजनेसेस तैयार करने हैं। तो क्या करना है, हम उनके जैसे आउटलेट तैयार करके वो सब्जियां, वो फल या जो कुछ चीजें होती है वो नहीं बेचेंगे, लिमिटेड स्नैक्स वगैरह कुछ होते हैं। हम क्या करेंगे, तो हम हर तहसील में आज 2 फूड आउटलेट, 2 रेस्टोरेंट की शुरुआत करेंगे। 100% ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, 100% ऑर्गेनिक फूड आउटलेट आपके तहसील में। इनफैक्ट हमारे हर तहसील में एक कोई तो स्टेपल फूड है। जैसे मैं अभी मुंबई में बड़ा हुआ हूं, तो मुंबई में वड़ा पाव एक स्टेपल है। साउथ में हम जाएंगे तो इडली डोसा तो स्टेपल है, जहां बहुत मैक्सिमम लोग उसका आनंद लेते हैं। वैसे ही हो सकता है कि आपके यहाँ मिसल पाव हो, आपके यहाँ छोले भटूरे हो, लस्सी हो, कोई भी जो 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 लोगों को, कॉमन लोगों को जो अच्छा लगता है, जो ज्यादा खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ऐसी एक चीज के आउटलेट हम शुरू करेंगे। 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स के आउटलेट हम एक तहसील में शुरू करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, सपोज हमें अभी इडली डोसा का आउटलेट शुरू करना है, 100% ऑर्गेनिक इडली डोसा के हम लोग वो आउटलेट शुरू करेंगे। ऑफकोर्स उसको एक अच्छा नाम देंगे, एमसीएल कैफे करके। और वो जो है, हमने उसको मदर कैफे करके उसको सोचा है, उसको वैसे ब्रांडिंग करेंगे। और उस कैफे में 100% ऑर्गेनिक इडली आपको मिलेगी। इडली जिस चावल से होगी वो 100% चावल होगा। मसाला डोसा में जो ओनियन, जो टोमेटो, जो आलू का उपयोग होगा वो सब्जी में, वो 100% ऑर्गेनिक होगा। और इन सब आउटलेट के साथ जब चाय आपको मिलेगी, तो चाय के साथ जो शक्कर होगी वो ऑर्गेनिक होगी, जो चाय पत्ती होगी वो ऑर्गेनिक होगी, और वो जो उसमें दूध होता है वो 100% ऑर्गेनिक होगा। जो आउटलेट हमें डालने शुरुआत करनी है अभी तहसील में, ऐसी जगह पे करेंगे कि एक ब्रांडिंग हो कि एमसीएल किसके लिए स्टैंड करता है, आप किसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। 100% ऑर्गेनिक। जरूरी नहीं कि बहुत खर्चा करें हम उसके ऊपर, लेकिन जो भी रेस्टोरेंट हम शुरुआत करेंगे, जो भी आउटलेट हम शुरुआत करेंगे, वो बहुत ही स्वच्छ हो, सिंपल सी कुर्सियां और टेबल रहेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, छोटे छोटे। अभी छोटा एक पौधा होता है, कितने का आता है, 10 रुपए से लेके वो आता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे हम लोग। उस जगह पे बहुत अच्छी क्लीनलीनेस, स्वच्छता होगी, एक बहुत अच्छा म्यूजिक होगा, सिंपल लाइट, कि वहां आने के बाद लोगों को प्रसन्न लगे, जैसे किसी मंदिर में लगता है। और एक बहुत अच्छा एक उदबत्ती ऑर्गेनिक या अपना धूप, ऐसे धूप रहे तो बहुत अच्छी स्मेल रहे। और ऐसे वातावरण में वो इस 100% ऑर्गेनिक शुद्ध ऐसे खाना कंज्यूम करेगा। पानी की अच्छी पीने की व्यवस्था होगी और हाथ धोने की भी बहुत क्लीन ऐसी व्यवस्था होगी। ऐसे 2 आउटलेट के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। और वहां फिर आप बोलेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग तो शुरू ही नहीं हुई, तो कैसे, कहां से लाएंगे सब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल देखो, आज ऐसा है ना कि इस कैंसर फार्मिंग के बारे में, केमिकल फार्मिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। कई सारे किसान हैं कि जो उनकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो सब कुछ छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसकी जरूरत क्या है। ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों जो भी करते हैं उसका हम लोग आज प्रोड्यूस तैयार करेंगे। आज जैसे एमकोल फैक्ट्री में हमें जो रॉ मटेरियल, आज अगर नेपियर ग्रास तो जो मिल रहा है तो ले ही रहे, लेकिन अगर नेपियर ग्रास नहीं मिला तो जो भी अवेलेबल है उसको ले रहे और कर रहे हैं एमकोल तैयार। वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे तहसील में जो कर रहा है उससे लेंगे। हमारे तहसील में नहीं मिलता ना वो गेहूं और चावल, तो बाजू के तहसील में है क्या कोई कर रहा है तो उससे लेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिल रहा है, बाजू के अगर जिले में मिले तो उससे लेंगे, लेकिन वो लेंगे और उसके हिसाब से हम ऐसे फूड आउटलेट तैयार करेंगे। हो सकता है सिंपल एक बेकरी हो, सिंपल चाय की दुकान और बेकरी, जैसे मुंबई में पहले से ईरानी होटल हुआ करते थे, लेकिन उस बेकरी में सब कुछ होगा, वो ऑर्गेनिक गेहूं का मिलेगा आपको। ऐसे कर सकते हैं आप, इससे शुरुआत करनी है। इससे फिर किसानों को समझेगा कि ये 100% ऑर्गेनिक सच में कर रहे हैं, तो मैं अगर कुछ ऑर्गेनिक करूं तो ये लेने वाले मेरे से। जैसे अभी फैक्ट्री चलने के बाद सब किसान को अभी चिंता नहीं कि मैं जितना भी नेपियर ग्रास लगाऊं ये एक्चुअली कर रहे हैं सब, वैसे ऑर्गेनिक फूड के साथ करेंगे, आउटलेट से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद फिर अलग अलग प्रोसेसिंग है, फिर कई सारे ओपन चीजें हैं जो हम लोग करेंगे इस ऑर्गेनिक फूड में। जो चिप्स करने हैं, जो कुछ करना है, एक बार हमारी खेती उस पर तरफ गई तो उससे जो भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो लोकली बेच सकते हैं, देश में बेच सकते हैं, ग्लोबली बेच सकते हैं, ऐसे करेंगे। और ऐसी ग्रोथ इस सेक्टर में होगी। तीसरा जो हमारा सेक्टर है कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स उसकी शुरुआत करनी है, उसमें बिजनेस करना है और पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करना है।
तो आज क्या करना है, आज इमीडिएटली आज क्या करना है, तो हमारे तहसील में कम से कम 5 ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है कि मेरे तहसील में कौन से ऐसी 5 चीजें जो मैं आज हमारे लोगों के साथ तैयार कर सकता हूं और उसको मार्केट में बेच सकता हूं, उसके साथ बिजनेस साइकिल एस्टेब्लिश कर सकता हूं। हो सकता है वो सिंपल थैली का काम हो, हमारी सभी महिलाएं मिलके, हमारे लोग मिलके सिंपल जूट की थैली हो सकती है, सिंपल कपड़ों की थैली हो सकती है, वो करें। क्योंकि एक प्लास्टिक की थैली यानी एकदम सिंपल छोटी सी प्लास्टिक की थैली भी अगर आप लेंगे हम लोग और वो ऐसे उसको डाल देंगे ना, तो वो 100 साल वहां रहेगी, ज्यादा उससे, और उस पर्यावरण को गंदा करेगी, खराब करेगी। और एक बात मैं बोलता हूं, ये इस सेक्टर में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऐसी संस्कृति था। इकोनॉमी तो था, संस्कृति, पेट्रोकेमिकल, ये जो कुछ है वो 200 साल से शुरू हुआ है। पेट्रोकेमिकल की कहानी सिर्फ 200 साल पुरानी है। 200 साल पहले क्रूड ऑयल का जन्म हुआ, उसके बाद हम सब अभी यहां तक आ गए। उसके पहले हजारों सालों तक हमारी जो जरूरतें हैं वो भारत में हमेशा हमने बाकी के चीजों से, सस्टेनेबल चीजों से तैयार की है, जरूरतों को पूरा किया है। और बाकी के जितने भी देश है जिस तरीके से वो करते थे उससे कई बेहतर भारत था। ऐसा समझ सकते हैं कि बाकी के देश जंगलों में रहा करते थे और हम शहरों में। इस लेवल का भारत का डेवलपमेंट है। तो आप देखोगे कि हर इतनी सारी चीज है जो सिर्फ भारत में हो सकती है। इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा, जो चाइना का नहीं है, जो अमेरिका का नहीं है, यूरोप का नहीं है, और जो मशीन में नहीं होगा, जो हमारे लोग करेंगे। ऐसे 5 उत्पादन आप देखिए, 5 उत्पादनों को अभी हमें लॉन्च करना है हमारे यहाँ, और उस 5 उत्पादनों के साथ बिजनेस की शुरुआत करनी, और फिर धीरे धीरे वही प्रोसेस होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना। आज अगर 10 लोग जानते हैं उसको काम करना कैसे, तो कल और 25 लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे और उनको बोलेंगे आप करो, रॉ मटेरियल की व्यवस्था करेंगे, बेचेंगे उससे। ऐसे 5 उत्पादनों का की शुरुआत आज हमें अपने तहसील में अपने इस एमकोल के साथ करनी है दोस्तों। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी काम हम करेंगे ना, वो काम ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़े। क्यों हम लोग एमकोल को अभी डायरेक्टली कॉर्पोरेट से बजाय हम लोग उस एम स्टोर जो ब्रिकेट्स है वो कुकिंग गैस पे ज्यादा, कुकिंग फ्यूल करके ज्यादा उसको उसके ऊपर ध्यान दे रहे, क्योंकि उसके वजह से ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा। जिनके पास ऑलमोस्ट 43% लोगों के पास अभी आज कुछ भी नहीं है, वो बायोमास ही जला रहे हो खाना तैयार करने के लिए, तो बहुत बड़ा चेंज होगा। दूसरा, आज जो एलपीजी जो 75-80 रुपए से लेके 120 रुपए तक है, उसको बहुत कम इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे, लोगों का फायदा कराएंगे। वैसे ही खाने के बारे में आप मत सोचे कि बर्गर, वो होता ना सैंडविच या ऐसी कुछ हाई-फाई चीजें हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे लोगों को जो पसंद है वो करेंगे। अगर हमारे लोगों को लस्सी पसंद है तो 100% ऑर्गेनिक लस्सी करके बेचेंगे मिनिमम कॉस्ट पे। हम बहुत ज्यादा हमारे लोगों को जो नॉर्मल चीज में, नॉर्मल पैसे में जितनी मिलती है बस उतनी हो, ज्यादा फर्क ना हो उसमें, इस तरीके से बेचेंगे। एमईपी भी जो करेंगे ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वो भी इस तरीके से करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको तैयार भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको कंज्यूम भी करें। ये प्रिंसिपल हमारा हमेशा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, कॉमन लोगों के साथ हम कनेक्ट हो। और पर्पस देखो, इन सब के पीछे ये जो मैं अभी बोल रहा कि 3 सेक्टर में अभी हमें काम करना है, शुरुआत करनी है इमीडिएटली, इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, एक जरूरी ऐसा पर्पस है, और वो क्या है कि हमारे सभी लोगों में, ये जो अभी 60% लोग हैं ना जिनकी परिस्थिति अभी आपके सामने मैंने रखी, इन सभी के मन में हमें एक विश्वास निर्माण करना है। विश्वास निर्माण करना है कि अगर हमें रोजगारी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे गांव में भी मिल सकते हैं। मैं अगर शहर में झोपड़पट्टी में रहता हूं तो वहां भी मेरा रोजगार मिल सकता है। अगर मेरे घर में 4 लोग हैं ना, तो 4 ही लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर मेरे घर में जो आज का इनकम है वो इनकम मैं बढ़ा सकता हूं हमारे लोगों के साथ। जरूरी नहीं मेरे बच्चों को मैं काम पे लगाऊं, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। तो ये सब करके हमें ये दिखाना है, ये विश्वास निर्माण करना है कि इन सबके साथ मैं भी एक अच्छा इनकम का निर्माण कर सकता हूं। जो अच्छे कपड़े लेना या अच्छे त्योहारों का उत्सव मनाना, ये भी उनके सपने हैं। मैं आपको बोलता हूँ, कॉमन लोगों के ये भी हो सकता है।
घर का सपना जो उनका पूरा लाइफ टाइम का एक सपना, इंपॉर्टेंट सपना था, वो पूरा कर सकते हैं, ये विश्वास उनके मन में होना चाहिए। और इससे भी सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो विश्वास निर्माण करना है सभी लोगों के बीच में, वो ये है कि कोई तो है जो उनके लिए सोच रहा है, कोई तो है जो उनके लिए काम कर रहा है, कोई तो है जिसको उनके भविष्य की चिंता है, और कोई तो है जो उनका भविष्य का सहारा है। ये हमें एमसेल के मार्फत उनको करना है। और दोस्तों, ये सब करने के लिए बहुत जरूरी है फाउंडेशन, बहुत जरूरी है नींव, बहुत जरूरी है कि वो बुनियाद का निर्माण करें। दोस्तों, जो हम सोचते हैं ना, जैसे हम लोग अभी एमसेल परिवार में कई सारे लोग भी सोचते हैं, कई सारे लोग, मैं आपको बोलता हूं कि जो ऐसे कई सारे कपल्स है, एग्जांपल्स है, जो शहर में काम करते हैं, बहुत उनका बहुत सैलरी होती है, वो सब छोड़ के वो गांव में जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उन चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप्स है आपके सामने, आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, कई सारे स्टार्टअप्स है जो इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीजों में काम करते हैं, लेकिन वो फिर ग्रो नहीं कर पाते, वो जितना बेचना है वो बेच नहीं पा रहे। अब ये सब जो अच्छे लोग अच्छी चीज के लिए काम कर रहे हो, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ये सब प्रॉब्लम्स, लोगों को पता ही नहीं कि आज की तारीख में जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत बड़ा तूफान बारिश हर जगह क्यों आ रही है। लोगों को नहीं पता है कि क्यों हमारे किसानों की इतनी मेहनत करने के बाद फसल बर्बाद हो रही है, और क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए, कैसे करें। लोगों को नहीं पता कि अगर मैं एलपीजी को छोड़ अगर एमस्टो लूं तो वो मैं थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूट दूंगा इसको बचाने के लिए। लोगों को नहीं पता है पेट्रोकेमिकल कितना भयानक है, कैसे इस पेट्रोकेमिकल्स के हर चीज की वजह से हमारा पर्यावरण का इतना नुकसान हो रहा है, कितनी खराबी हो रही है। लोगों को नहीं पता ये ऑर्गेनिक, ये जो कैंसर फार्मिंग हो रही है, इतनी जरूरी है उसको रोकना। हमारे डॉक्टर्स में हम लोग कहते हैं पेशेंट्स को कि आपको तबीयत के बारे में तब पता चलता है ना, तब आप सोचते तबीयत के बारे में जब आप बीमार पड़ते हो, तब आप तबीयत को गारंटेड लेते हो, ये हम हमेशा कहते हैं हमारे पेशेंट्स को। लेकिन आज अगर ये जो कैंसर फार्मिंग हो रही है और उसको जैसे क्या तबाही हो रही है, अगर आपको देखना है ना तो किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए। आज मैंने जहां एमबीबीएस किया है उसके ही बाजू में टाटा कैंसर हॉस्पिटल करके है, पूरे भारत के वहां पेशेंट आते हैं। वहां जाके आप देखिए कितने मासूम बच्चे हैं जिनकी क्या गलती है और उनको कैंसर हुआ है। ऐसे लड़के जो 20 साल के हैं, सिर्फ 20, उनको कैंसर है, महिलाओं को कैंसर है। कहां से हो रहा है कैंसर? एक पूरी ट्रेन पंजाब से राजस्थान जाती है, इतने सारे लोग उस ट्रेन में रहते हैं, उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। और इससे पंजाब की बात नहीं, हर जगह जहां अभी खेती हम लोग अच्छी करते हैं, हमारा तो बेसिक खेती का, हर जगह ये कैंसर हो रहा है। जब ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा कितना जरूरी है मुझे वो ऑर्गेनिक इडली खाना, वो ऑर्गेनिक ब्रेड खाना, भले ही 1 रुपए वो ज्यादा रहे, लेकिन वो कितना जरूरी है मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे सेहत के लिए। और ये फाउंडेशन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन में हमें लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि दोस्तों ये सब चल रहा है, ऐसी सब चीजें हैं और हमें इसमें बदलाव लाना है, कंपलसरी है। उनको भी चाहिए, आज उनको पता ही नहीं है, इसलिए जो भी थोड़े से एफर्ट्स हो रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। और ये 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आज जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे ये जो कॉमन लोग हैं, जो 60-70% लोग जो बिल्कुल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, उससे भी ज्यादा 80%, उनको इस इकोनॉमी में लेके आना, ये इसके लिए भी ये फाउंडेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दूसरा जो कारण है वो है हमारा वो पोटेंशियल, जो मैं कहता हूं कि हमारा देश कुदरत ने अपने हाथों से बनाया हमेशा, तो उसको वो पोटेंशियल तक जाने के लिए भी ये फाउंडेशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हमें ये सोचना है ना कि जो भी अभी हमारे परिवार में जो भी लोग हैं एनसीएल परिवार में, आपको सोचना है कि कहा क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं, क्यों शुरुआत की हमने एमसीएल में, क्या उद्देश्य है। ये कोई इन्वेस्टमेंट का तो कुछ चीज है नहीं, ना कोई अलग बाकी के जो बिजनेस हो रहे हैं उसकी तरफ है। जैसे है, अगर मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे 15,000 रुपए महीने का मिलना चाहिए। अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे 1 लाख रुपए महीने का मिलना चाहिए। दोस्तों ये उसके बारे में है ही नहीं, ये पोटेंशियल तो देखिए। जब मैं बोलता हूं कि हर ग्राम पंचायत में 125-150 करोड़ का इकोनॉमी हो सकता है, जब मैं कहता हूं कि हर म्युनिसिपल वार्ड में 200 से लेकर 300 करोड़ की इकोनॉमी आप जनरेट कर सकते हो, तो कहा ये आरओआई की बात कर रहे हैं हम लोग।
वो पोटेंशियल तो देखिए, और इतने बड़े पोटेंशियल की मैं जब बात कर रहा हूं तो उसके लिए वो काम करना पड़ेगा ना फाउंडेशन का। और दूसरा कि ये सिर्फ आर्थिक ही नहीं, कई सारे सामाजिक मुद्दे, कई सारे सामाजिक प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व करेंगे। आपका एम कंपलसरी इसमें होना चाहिए कि हर चीज में, अगर मैं ग्राम पंचायत का प्रमुख हूं तो मेरे ग्राम पंचायत कम से कम 100 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण करूंगा। किसी भी म्यूनिसिपल वार्ड में होना कम से कम 100 करोड़ की इकोनॉमी निर्माण करूंगा। और एक बार आपने वो कर लिया ना, तो अगर आपका कोई भी सपना हो बचपन से लेकर, अगर आपने देखा होगा मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या मुझे पूरे दुनिया घूमना है, मेरे फैमिली के लिए इतना सब कुछ करना है, हर सपने साकार हो सकते हैं। इतना बड़ा ये आंकड़ा है 100 करोड़ टर्नओवर का, जो हम लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर फोकस करिए, और ये करने के लिए फिर वो फाउंडेशन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन ही सभी आपके जो आइडियाज है, अभी मैं कह रहा हूं ना कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, अभी ये जो हमें 5 अलग अलग एमवीपी को लॉन्च करना है, हमें 2 तालुका के प्रमुख जगह पे हमें वो बिजनेस का आउटलेट्स का निर्माण करना है, बाकी मैनुअल तैयार करने हैं एमकोल के लिए, सब कुछ, ये सब कुछ होगा इस फाउंडेशन के साथ। और फाउंडेशन कैसे बनेगा? फाउंडेशन बनेगा सिर्फ और सिर्फ सैटरडे सेशन, बाकी दूसरा कोई भी तरीका ही नहीं है। हर तरह हर हफ्ते ऐसा आना पड़ेगा मेरे जैसे, बताना पड़ेगा लोगों का कि किस लिए हम खड़े हैं, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं हर गुरुवार, शुक्रवार में जाते हैं नमाज अदा करने, रविवार को जाते हैं मास के लिए, वैसे ही करना पड़ेगा गांव के लिए हर हफ्ते सैटरडे सेशन, तब जाके होगा। और इसके साथ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस भी तैयार करोगे ना आप। जिस आउटलेट की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि उस आउटलेट में पहले दिन से 100, 200, 500 लोग आए, वो तो पूछे आपको कब आपका आउटलेट शुरू हो रही है। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो, जहां एक जगह मैंने आपको बताया कि ऐसी परिस्थिति है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अंदाजा ही नहीं है क्या ऑर्गेनिक क्यों खाना चाहिए। वही अगर आप ये सब करोगे तो पहले दिन एमईपी के जो 5 प्रोजेक्ट या 5 बिजनेस आप शुरू करेंगे, पहले आपको पूछेंगे कब शुरू कर रहे हैं आप। एमकोल के बारे में आज ऐसी परिस्थिति है, एमकोल के बारे में कई सारे लोग तैयार है कि आप जल्दी करो कि हम लोग रेडी है खरीदी करने के लिए। तो ये जो लोग है, ये हमारा फाउंडेशन, ये हमारी नींव है। तो सैटरडे सेशन एक आपके लिए रोड मैप भी तैयार करेगा, क्योंकि एक जिज्ञासा हमेशा होती है कि हम जो अभी काम करेंगे तो हमारा एक्चुअल रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट कैसी होगी, क्या होगा 3 साल 5 साल 7 साल के बाद, कहाँ जाऊंगा मैं, मेरा करियर की ग्रोथ कैसी होगी। ये हमेशा हर व्यक्ति को लगता है, और वो स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों ये जो रोड मैप है, वो रोड मैप किसका है? वो रोड मैप ये है कि आपके गांव में, आपके तहसील में जितने भी रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का क्या पोटेंशियल है, उस रिसोर्सेस को लेके किस तरह का इकोनॉमी बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। तो कौन रहता है वहां उस तहसील में? आप। किसको पता है अपने लोगों के बारे में? आपको। किसको पता है मिट्टी के बारे में? आपको। कौन सा क्या फसल है, तो आप ही हो जो इस पोटेंशियल को, जो इस रोड मैप को तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करने के लिए भी वो सैटरडे सेशन काम में आएगा। मेरे ग्राम पंचायत में, मेरे म्यूनिसिपल वार्ड में जो रेवेन्यू पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग, लोगों की बेस पे, मेरे लोगों की क्या कुशलता है, वो किसको पता है? आपको। मैं अगर जम्मू कश्मीर में हूँ, हिमाचल प्रदेश में हूँ, तो मेरी क्या है तो मुझे पता है। पंजाब में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, साउथ में कर्नाटक में अलग है। तो वहां मेरे लोग क्या कर सकते हैं ये मुझे पता है, तो वो एक पोटेंशियल अलग है। इनफैक्ट पर पर्सन देखो, अभी हर व्यक्ति के पीछे हमने एक हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को रोजगार देना है, उसको कम से कम 10,000 रुपए कमा के देने। ठीक है, तो अगर व्यक्ति को 10,000 रुपए देने हैं तो हमें 50,000 का माल तैयार करना पड़ेगा, तब जाके 10,000 रुपए उसको दे पाएंगे। ओके, तो इतने सारे लोग उसके पीछे अगर इतना माल तैयार करना, तो क्या करे, कैसे करे, ये सब रोड मैप ये तैयार होगा। और पर एकड़ यानी जमीन अलग अलग है, आपको भी पता है कि जो चावल यहाँ होता है, जो गेहूं होता है, एक जस्ट 50 किलोमीटर के बाद वो अलग उसकी वैरायटी हो सकती है, अलग जमीन पानी हो सकता है। तो मेरे गांव में, मेरे तहसील में पर एकड़ पर हेक्टर नेपियर घास की क्या उत्पादकता होगी, या मेरे यहाँ नेपियर घास होगा कि नहीं, पहले वो उससे चालू कर सकते हैं। अलग अलग चीजों का क्या आउटपुट होगा और कैसे उसको करेंगे, ये सब आपको तैयार होगा, आपका तैयार होगा, आपको करना पड़ेगा, ये कोई देगा नहीं। ये एमसीएल आपको एकदम प्रॉपर बुक वगैरह बना के देगा नहीं आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे। आप उद्योजक हो, जिस तरह से
धीरूभाई अंबानी ने इतने दिन वो काम किया, पेट्रोल पंप हो या बाकी की जगह पे हो, खुद काम के समझे हो। दूसरे राधा कृष्ण दमानी जैसे खुद वो दुकान चलाया 2 साल पहले और बाद में डीमार्ट किया, तो वैसे करना पड़ेगा। और दोस्तों इतना बहुत बढ़िया राजमार्ग मैं आपके सामने रखा हूं मैं, और वो है सैटरडे सेशन। ये सैटरडे सेशन ऐसा ना कि आप शुरुआत करो, सिर्फ ये कंप्लीट आपका मैनुअल तैयार होगा, हर चीज तैयार होगी, पूरी ब्लूप्रिंट तैयार होगी। ये क्यों तैयार हो गई? क्योंकि आपके साथ एक आर्मी होगी, आपके साथ आर्मी होगी। 60 से 80% जो लोग हैं जिनकी जरूरत, जिनके बारे में हमें सोचना और काम करना है, ये सब लोग आपके साथ मिलके उसी दिशा में सोचेंगे जिस दिशा में अगर हमने शुरुआत की है। 5 ई। पहला ई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संवर्धन। कुछ भी करेंगे लेकिन पर्यावरण को हम उसका ख्याल रखेंगे। दूसरा ये 100% एम्प्लॉयमेंट। तो क्या कर सकते हैं 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए? ये 60%, ये 80% जो आर्मी है वो सोचेगी। 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर कोई जो घर मेरे तहसील में है ना, उसको अच्छी इनकम मिलनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ये आर्मी आपके साथ है सोचने के लिए, करने के लिए। 100% एम्पावरमेंट ऑफ आवर फार्मर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, युवाज। तो ये क्या करना चाहिए? तो ये भी ये आर्मी सोचेगी, ये आर्मी तो आपके साथ होगी, आप अकेले नहीं होंगे। और 100% एनर्जी इंडिपेंडेंस, कहीं भी बिजली का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे जनरेटर भी हम लोग एम्पोल के ऊपर तैयार करेंगे। ये सभी जो आर्मी तब बनेगी ना, तब ये आसान होगा, तब मिलके हम लोग ये सब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि कई सारे इंस्पायरिंग एग्जांपल्स हैं। अभी देखो हमारे सामने तो हम बिजनेस कर रहे हैं, इस काम के साथ कई सारे ऐशो आराम सभी को मिलने वाले, इस तरह के इस लेवल के बिजनेस हम लोग करने वाले हैं, हमारे सपने साकार होने वाले हैं। लेकिन हमसे कई ज्यादा कमिटेड ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमारे आजू बाजू, जो इस समाज के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, उनके अच्छी भलाई के लिए पूरी अपनी जिंदगी देते हैं। आई मीन बहुत ज्यादा। मैं हमेशा समझता हूं कि मुझसे कई ज्यादा लोग ज्यादा काम करते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और ये सभी लोग, और वो कम ज्यादा, ये एग्जांपल जो हमारे सामने है वो शायद हमारे सामने हमें पता है क्योंकि वो सभी जगह उनके बारे में बताया जाता है। क्योंकि कई सारे एग्जांपल्स है, आपके आजू बाजू भी होंगे। जैसा मैंने कहा, लोग नौकरी छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, लोग बड़ा बड़ा सब कुछ छोड़ के आते हैं और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ एक मंच का निर्माण करना है, एक परिवार का निर्माण करना है कि जिस परिवार में सब लोग आए और मिलके फिर हम वो जो लक्ष्य है हमारे, उसका परवाह करें। और हमारा लक्ष्य क्या है? कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। और सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हमें अपने देश को, अपने हर गांव को, हर शहर को सुजलाम सुफलाम बनाना है। थैंक यू।